सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नए वीडियो के साथ हैं और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान में, कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 10। अध्याय 10 से हमारा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। अभी तक विज्ञान में अध्याय 1 हो चुका है। अध्याय 1 हो चुका है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब हम ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और ये आपका रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर था। तो हर एक विज्ञान के हर एक भाग का एक एक चैप्टर हम कवर करेंगे और फिर ऐसे करते करते हम सारे मैथ साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपकी परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी कोई भी पेपर बनेगा, तो आपको फिजिक्स से भी पूछेगा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से पूछे जाएंगे। इसलिए रसायन विज्ञान के एक चैप्टर होने के बाद हम शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर। और ये बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग ही चैप्टर है कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं कि प्रकाश है क्या। सबसे पहला सवाल आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? कोई पदार्थ है, वस्तु है या क्या है, या ऐसा न दिखने वाला पदार्थ या वस्तु या क्या है जो हमें देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता खुली आंखों से, ऐसे वो किरणों में गति करता है। हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके उसको किरणों में देख सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से बस एहसास होता है, उसका आभास होता है कि प्रकाश है और वो प्रकाश हमें देखने के योग्य बनाता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहली बात है कि प्रकाश है क्या। वो एक वस्तु है या पदार्थ है। जब हम इसकी बात करते हैं तो पदार्थ जो है वो स्थान नहीं घेरता है, पदार्थ का कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है, इसलिए ये पदार्थ की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है कि प्रकाश एक पदार्थ है। ऐसे आप जाएंगे, आप और आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ये मिलेगा कि प्रकाश जो है वो दो तरह का अपना गुणधर्म प्रदर्शित करता है। पदार्थ पहले हम ये मानते हैं कि ये तरंग है, और फिर अभी जो पढ़ना है आपको तरंग के गुणधर्म को पढ़ना है, और फिर आप इसको देखेंगे कि प्रकाश जो है वो एक पदार्थ भी है। जो अभी हम कह रहे हैं कि प्रकाश जो है वो स्थान नहीं घेरता, तो पदार्थ कैसे हो गया। प्रकाश जो है उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, तो पदार्थ कैसे हो गया। लेकिन आप इसको आगे जाके 12th में जब चले जाएंगे तब वहाँ पर आपको प्रकाश के दोनों गुणधर्म को देखना पड़ेगा कि प्रकाश जब पदार्थ के रूप में होता है तो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करता है, और प्रकाश जब तरंग के रूप में होता है तो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अभी कक्षा 10वीं में सिर्फ आपको यही देखना है कि प्रकाश एक तरंग है। तो जब प्रकाश तरंग होगा तो क्या प्रदर्शित करेगा, उसके गुणधर्म कौन से होंगे, उसके प्रकाश की ये घटनाएँ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमें कक्षा 10 में सिर्फ देखना है तरंग के रूप में। तो हम यहाँ प्रकाश एक पदार्थ है इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये आपके आगे के टॉपिक्स हैं, 2 साल बाद पढ़ने हैं। तो हम प्रकाश एक तरंग के रूप में देखेंगे यहाँ से। तो प्रकाश अगर सीधे सरल भाषा में कहा जाए तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में गति करता है। अगर प्रकाश क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यह सिर्फ समझने की बात है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और सरल रेखीय गति करता है, अर्थात सीधी रेखा में ही गति करता है। उसकी एक निश्चित स्पीड है और उसकी प्रकाश की चाल है, उसके अनुसार वो गति करता है। तो यहाँ अगर सिर्फ हम इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में हम परिभाषाओं को ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे और बताएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होंगी उसको हम लिखेंगे, और आप वहाँ से कोशिश करेंगे उसकी परिभाषा को लिख करके। बाकी आप किताब से भी हेल्प ले सकते हैं कि परिभाषा को कैसे लिखा जाएगा, और जो बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम उन पर गहन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि प्रकाश क्या है, तो उसको हमें इस तरीके से स्पष्ट करना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में गति करता है, जो तरंग के रूप में सरल रेखीय गति करता है। अब ये सरल रेखीय का भी बड़ा महत्व है, इसी पर हम आगे देखेंगे। सरल रेखीय गति करता है। अब देखिए फिर यहाँ हम बात तरंग की करते हैं, तो तरंग भी 2 प्रकार के होते हैं। आप 9वीं क्लास में भी थोड़ा सा तरंग के बारे में देखे थे कि जब आपको ध्वनि पढ़ना था, तो तरंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और दोनों में अंतर होता है। अनुदैर्घ्य एक घ है, अनुदैर्घ्य तरंग
दोनों में बस इतना अंतर होता है कि अगर मान लीजिए कि गति की दिशा ए है, इस डायरेक्शन में गति हो रहा है, तरंग की दिशा ए है, तरंग की गति या गति की दिशा ए है, तो यहाँ पर जो माध्यम होगा, यहाँ पर माध्यम का जो कण होंगे, जैसे अगर आप ए देखते हैं कि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन यदि गति की दिशा ऐसे ही है और माध्यम के कण इसी के आगे पीछे गति करते हैं, तो इसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। दोनों में बस इतना अंतर है कि तरंग की गति की दिशा अगर जिस दिशा में है, उसके लंबवत यदि माध्यम के कण, जैसे हवा से आपका प्रकाश गुजरा, या फिर हवा से आपका ध्वनि की तरंग गुजरी, या फिर किसी रेलवे लाइन से गुजरी, या किसी द्रव्य से गुजरी, जल से गुजरी, तो जैसे अगर जल से प्रकाश गुजरता है, तो प्रकाश अगर इस रास्ते से गुजरता है, तो जो जल के कण हैं, जल एक माध्यम का कार्य कर रहा है, या फिर वायु के जो कण हैं उसके गति के लंबवत गति करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन यदि जब उसी के अनुदिश गति करेंगे, उसी के आगे पीछे माध्यम के कण गति करेंगे, इधर तरंग की दिशा है और माध्यम के कण उसी के अनुदिश गति कर रहे हैं, तो इसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। उदाहरण क्या है? ये प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, और ध्वनि जो है आपका, जैसे में ये हो जाएगा कि जैसे में प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और जैसे में ध्वनि जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्वनि को भी हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में सरल रेखीय गति करता है। सरल रेखीय अलग बात पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश के रूप में ये होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में सरल रेखीय गति करता है। अब ध्वनि सिर्फ एक तरंग होता है, लेकिन प्रकाश के रूप में अगर आप 12th में जाएंगे तो ये भी देखना होगा कि प्रकाश एक पदार्थ भी है। उसके बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, वो किस प्रकार से अपने घटनाओं में प्रदर्शित करता है, आपको 12वीं में पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको सरल रेखीय गति पढ़ना है कि जो तरंग के अनुसार प्रकाश सरल रेखीय गति में करते हुए तरंग के रूप में सिर्फ होता है, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो ये हो गया प्रकाश का एक परिचय कि प्रकाश है क्या, और प्रकाश एक तरंग है तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं, और दोनों तरंगों में मुख्य अंतर क्या है और उसके उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में आपको कुछ भी पूछा जाएगा, तो ये हो गया प्रकाश का संक्षिप्त विवरण। अब हम आगे चलेंगे प्रकाश की घटनाएँ। जो प्रकाशिकीय घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जो प्रकाश से संबंधित होती हैं, उनको प्रकाशिकीय घटना कहा जाता है। और उसी में से दो घटनाओं पर आपको विचार करना है, परावर्तन और अपवर्तन। यही दो प्रकाशीय घटना है जिसके बारे में आपको अध्याय 10 में पूरी तरीके से पढ़ना है अच्छे से। तो आगे हम परावर्तन और अपवर्तन शुरू करने से पहले हम वस्तु समझ लेते हैं कि प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु के प्रकार, या फिर प्रकाशीय दृष्टिकोण से वस्तु के प्रकार। प्रकाशीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि हम प्रकाश को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि वस्तु का गुणधर्म ऐसा है या किसी और तरह का है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो होता है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, अगर मान लिया कि पारदर्शी वस्तु ऐसा है तो इसमें जो प्रकाश किरण है इस तरफ से उस तरफ गुजरती है, इसलिए इधर रखा हुआ कोई वस्तु है वो इधर से आसानी से देखा जा सकता है। तो पारदर्शी वस्तु को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसा वस्तु जिसके एक तरफ से प्रकाश किरण दूसरी तरफ आसानी से गुजर सकती है, उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका है दूसरा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, इसको हम परिभाषित करेंगे कि ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ कुछ भी जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती है, इसलिए उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसको अगर दिखाना हो तो इसमें क्या होगा, यहाँ प्रकाश किरण आता है और फिर इधर लौट जाता है। इसमें प्रकाश किरण इस तरफ से इस तरफ गुजर जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा वो अलग दिशा बना लेगा या फिर किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन अपारदर्शी वस्तु में क्या होगा कि प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। और पारदर्शी वस्तु में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण पारदर्शी वस्तु से गुजरने के बाद एक निश्चित डिफ्लेक्शन के साथ या निश्चित विचलन के साथ इस प्रकाश वस्तु के दूसरी तरफ चला जाता है। ये हो जाएगा पारदर्शी वस्तु और ये हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु। और तीसरा जो है वो पारभासी वस्तु है। पारभासी वस्तु में क्या है कि वो मूल रूप से यदि वो अपनी मूल अवस्था में है तो वो अपारदर्शी वस्तु की तरह कार्य करता है। अगर पारभासी वस्तु जो भी है मूल अवस्था में है तो वो
अपारदर्शी वस्तु के साथ की तरह कार्य करता है, लेकिन यदि उसमें हम कोई वस्तु को मिला दें या किसी रसायन का उपयोग कर दें तो वो पारदर्शी वस्तु की तरह कार्य करने लगता है। तो पारभासी वस्तु क्या हो जाएगा? ऐसा वस्तु जो अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित कर सकता है, उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। तो अब देखिए, आपको प्रकाश के 2 घटनाएं पढ़नी है। अब आगे हम देखते हैं प्रकाशीय घटना। तो प्रकाशीय घटना में 2 घटना मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। पहला घटना है परावर्तन और दूसरा घटना है अपवर्तन। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है परावर्तन, परावर्तन का अर्थ होता है वापसी, कि कुछ भी चीज़ एक दिशा से आया और फिर कहीं टकरा करके वापस उसी तरफ आ गया, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन आपका हमेशा अपारदर्शी वस्तु में होगा। अपारदर्शी वस्तु कैसा है? ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस लौट जाती है। पारदर्शी वस्तु क्या है? कि ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश किरण एक तरफ से आने पर थोड़ी सी विचलन के साथ दूसरी तरफ गुजर जाती है, उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और बस यही दोनों घटनाएं जो हैं, जो परावर्तन है वो हमेशा अपारदर्शी वस्तु में घटित होगा और जो अपवर्तन है वो हमेशा पारदर्शी वस्तु में घटित होगा। जैसे कि परावर्तन में आप देखते हैं, या फिर दीवार है या दर्पण है, दर्पण में भी क्या है? एक तरफ से ढका होता है, इसलिए दर्पण में परावर्तन होता है। जैसे लेंस है आपका, तो अपवर्तन होगा। जल भी एक लेंस की तरह कार्य करता है, तो जल में अपवर्तन होगा। वायु तो बिल्कुल पारदर्शी वस्तु है, उसमें अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन क्या होगा? पारदर्शी वस्तुओं में, और परावर्तन कब होगा? अपारदर्शी वस्तुओं में। और अपारदर्शी वस्तु में तो अब परिभाषा के रूप में हम परावर्तन अपवर्तन को क्या लिखेंगे? कि वह प्रकाशीय घटना, परावर्तन क्या होगा? वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम उस घटना को परावर्तन कहेंगे। अपवर्तन क्या होगा? वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण एक वस्तु के सतह से टकराने के बाद कुछ विचलन के साथ या निश्चित विचलन के साथ वस्तु के दूसरे तरफ या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो उसको हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये पारदर्शी वस्तु है, एक तरफ से प्रकाश किरण आई और एक निश्चित विचलन के साथ दूसरी तरफ गुजर गई। अब यहाँ पर माध्यम अलग अलग हो सकता है, इस तरफ जल हो सकता है, इस तरफ वायु भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपवर्तन हो गया कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक निश्चित विचलन के साथ प्रवेश करती है, तो उस घटना को या उस प्रकाशीय घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या है? वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो ये 2 घटनाओं को अच्छे से देखना है हमें। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, वह प्रकाशीय घटना, हम परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, आपको यहाँ पर खुद से अब लिखना पड़ेगा कि वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए कि ये मान लीजिए कि ये आपका एक वस्तु है। अपारदर्शी दिखाने का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि हम इस तरफ से इसको ऐसे दिखाते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो सतह है इस एक तरफ से ढका हुआ है, अर्थात ए वाला सतह अपारदर्शी है, ए वाला सतह पारदर्शी है। या फिर इसको हम कहेंगे कि ये परावर्तक पृष्ठ है, जो ए वाला पृष्ठ है। अब मान लीजिए कि अब कोई भी वस्तु होता है तो सबसे पहले उस वस्तु का हम लंब खींचते हैं, और लंब होता है किसी भी बिंदु पर आपको लंब खींचने के लिए उस बिंदु पर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचनी होगी, और इसी रेखा को हम लंब कहते हैं। या आप संस्कृत विज्ञान की भाषा में आएंगे तो साइंस की भाषा में इसको हम अभिलंब कहते हैं। ये हो गया अभिलंब। किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो उस बिंदु पर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, वही रेखा आपका अभिलंब हो जाएगा। अब इसमें कोई भी प्रकाश किरण यदि इस बिंदु पर आती है, कोई भी प्रकाश किरण, मान लिया कि एक प्रकाश किरण इस बिंदु पर आती है और ये टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो ये जो घटना है इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अर्थात वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो किरण आएगी इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और जो किरण टकरा कर वापस जाएगी उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये किरण जो है वो परावर्तित किरण है, और
ए अभिलंब है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आई। ये हो जाएगा अर्थात इंसिडेंस एंगल, इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल बोलते हैं इसलिए आई लिखते हैं। अब यहाँ पर ए हो जाएगा परावर्तन कोण, आर। ये हो जाएगा परावर्तन कोण, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, इसको आर लिखते हैं, परावर्तन कोण। तो ए है प्रकाशीय घटना परावर्तन। इसका परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं कि वह प्रकाशीय घटना जिसमें किसी अपारदर्शी वस्तु से कोई प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, अब परिभाषा हम बताएंगे और आपको इसको लिख लेना है। और उसको समझाने की जो बात है वो यहाँ पर है कि ये प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण आएगी उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो प्रकाश किरण टकराने के बाद लौट जाएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा, ए रेखा जो है, ए रेखा अभिलंब है आपका, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो अब यहाँ पर परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन में, और दो नियम में पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के पहले नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा नियम जो है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम जो है वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा, आपको 3 डायमेंशनल सोचना होगा, इमेजिनेशन करना होगा कि एक ही तल का क्या मीनिंग है। एक ही तल का अर्थ है कि एक ही प्लेन की बात हो रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेन है, ऐसे एक मान लीजिए कि हम एक आयत सोच लेते हैं और हम मानते हैं कि इस आयत वाले में ही एक रेखा ऐसे आती है, तो जो परावर्तित किरण होगी वो इसी आयत में होगी, वो उस आयत से बाहर इस तरफ नहीं जा सकती या इस तरफ नहीं जा सकती। ऐसे हम इसको देखेंगे थोड़ा। तो ये परावर्तन का पहला नियम आपका हो जाएगा कि आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतित किरण है जो आएगी, परावर्तित किरण है जो लौट जाएगी। ये जो 90 डिग्री बनाते हुए रेखाखंड है आपका, ये अपारदर्शी वस्तु पे ये अभिलंब है। तो ये हो गया आपतित किरण का या परावर्तन का पूरा डायग्राम। और परावर्तन के नियम का पहला जो है नियम, परावर्तन का नियम, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ये दूसरे वाले नियम को थोड़ा समझना जरूरी है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका एक प्लेन है, अर्थात ये तल है। तल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई 0 के बराबर हो। अर्थात या ऐसा भी कोई पदार्थ जिसकी सिर्फ 2 विमा हो, 3 विमा नहीं हो, 2 डायमेंशनल हो, उसको हम तल कहेंगे। तो अब यहाँ पर अगर है ये आपका प्लेन है और इस प्लेन में मान लीजिए कि यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु है कोई, इस अपारदर्शी वस्तु में आपका परावर्तन होता है। तो ये अपारदर्शी वस्तु का प्लेन है, अभिलंब है, ये अभिलंब है इस पर 90 डिग्री का। अब इसमें आपतित किरण आती है यहाँ पर, तो अब आपतित किरण जो है वो इसी प्लेन में आएगी, मतलब परावर्तित किरण जो आएगी वो इसी प्लेन में आएगी, अर्थात इसी तल में आएगा। कहने का अर्थ है कि अगर ये मान लीजिए कि ये आपतित किरण था आपका, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर हम मान लें कि इसका मोटाई 0 कर दें तो ये एक तल की तरह कार्य करेगा। ये जो बोर्ड है इसका मोटाई को अगर हम 0 मान लें, लंबाई है, चौड़ाई है, इसका मोटाई 0 मान लेते हैं लगभग, तो एक तल की तरह ये कार्य करने लगेगा। तो इसमें अगर आपतित किरण ऐसे आती है तो आपका परावर्तित किरण भी ठीक ऐसे बोर्ड से सटा हुआ ही होना चाहिए। ये बराबर एंगल बनाते हुए बोर्ड से ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो किरण परावर्तित किरण है ये इस तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे हम I = R लिखते हैं ना, यहाँ पर इसको हम I = R लिख सकते हैं, इंसिडेंस एंगल
रिफ्लेक्शन एंगल। तो ए मान लीजिए कि ए अभिलंब है, तो ए वाला जो कोण बन रहा है, ए वाला कोण जो है ए आपका आई कोण है। अब यहाँ से आपतित किरण ऐसे आई तो परावर्तित किरण ठीक ऐसे ही होना चाहिए, अर्थात इस बोर्ड के अंदर या इस बोर्ड के बाहर नहीं होना चाहिए, इसी बोर्ड पर होना चाहिए, इसी तल में होना चाहिए। अगर ए किरण ऐसे होती है तो ए परावर्तन के दूसरे नियम का पालन करता है। लेकिन अगर ए मान लीजिए कि बोर्ड से ऐसे हो गया, ए किरण ऐसे आई और ए ऐसे ऐसे निकल रही है, तो ऐसे निकलेगी और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आर के बराबर होगा, तब भी वो परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा, दूसरा नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि वो जो बोर्ड का तल है उस तल से वो बाहर निकल जा रहा है। या फिर हम इसको अंदर की तरफ ले जाएं तो भी वो पालन नहीं करेगा, भले आई इक्वल टू आर बराबर हो उस स्थिति में भी। इसलिए दूसरा नियम और पहला नियम दोनों पालन होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे परावर्तन। और यदि पहला होता है तो उसको दूसरा होता ही है, दोनों एक साथ होते हैं, दोनों पालन होते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। और इसमें एक और बात क्या है कि सतह को हमेशा हम समतल दिखाते हैं, जो कि आवश्यक नहीं है। ये सतह किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका समतल हो सकता है, गोलीय हो सकता है, या किसी भी जो रेगुलर शेप नहीं है वो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे ऐसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जिसका आकार ऐसा है, इस तरीके से है, इसका आकार ऐसा है और ये मान लीजिए कि अपारदर्शी वस्तु है। तो आप कहीं भी परावर्तन जब करेंगे तो परावर्तन बनाने के लिए किसी भी बिंदु पर परावर्तन करना हो तो सबसे पहले आप अभिलंब खींचेंगे। मान लीजिए इस बिंदु पर हम परावर्तन का नियम देखना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर हम परावर्तन देखेंगे। तो अगर इधर से आपतित किरण आ रही है तो इधर परावर्तित किरण आएगी और फिर से ए आई इक्वल टू आर आ जाएगा। आई आपका आपतन कोण होता है, इंसिडेंस एंगल, आर आपका परावर्तन कोण होता है। अगर इसको आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ से अभिलंब खींचेंगे ऐसे 90 डिग्री, ए अगर आपतित कोण आती है तो ए परावर्तित किरण हो जाएगी, यहाँ पर आई, यहाँ पर आर, आई इक्वल टू आर होगा। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो अपारदर्शी वस्तु या किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन किसी भी आकार पर निर्भर नहीं करता है, वो हर एक आकार वाले अपारदर्शी वस्तुओं पर परावर्तन के समय दोनों नियमों का पालन करते हैं। अर्थात आपतन कोण जो है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होगा, उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस बात को आप लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आकार पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश का परावर्तन या कोई भी घटना जो है, प्रकाश का अपवर्तन भी किसी आकार पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार कैसा ही हो, दोनों नियम पालन होते हैं हमेशा। तो ये हो गया परावर्तन। परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन घटना क्या है, अर्थात कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसको हम परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और तल कैसा पदार्थ है, तल ऐसा पदार्थ है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उसका मोटाई हम शून्य के करीब मानते हैं। तो ये हो गया सारा नियम। और प्रकाश जो है प्रकाश का परावर्तन जो किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर वस्तु आपका इस आकार का है तो भी कहीं भी परावर्तन होगा तो आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही आएगा, इसलिए किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे दर्पण, कि दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कितने हैं और दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। देखिए, दर्पण में हमें दो तरह का मुख्य दर्पण के बारे में बात करना है। ऐसे एक ही दर्पण पर ज़्यादा फोकस किया है। दर्पण को हम परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसा वस्तु या अपारदर्शी वस्तु जो एक तरफ से परावर्तक पृष्ठ होता है और वो दूसरी तरफ से ढका होता है, उसको हम बोलेंगे दर्पण। ऐसा वस्तु या अपारदर्शी वस्तु जिसका एक पृष्ठ या एक सतह परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा सतह ढका होता है, इस वैसे वस्तु को हम
दर्पण कहेंगे। फिर से हम परिभाषा बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं, ये आपको खुद से लिखने की ज़रूरत है कि दर्पण क्या है। दर्पण ऐसा अपारदर्शी वस्तु है जिसका एक सतह जो है वो परावर्तक पृष्ठ है और दूसरी सतह किसी वस्तु से ढका होता है, उसको हम दर्पण कहेंगे। अब दर्पण के दो प्रकार हैं। दर्पण के दो प्रकार मुख्य रूप से जो पढ़ना है, और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो का ही चर्चा करेंगे। एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण, और दोनों में बिल्कुल सामान्य सा अंतर है, गोलीय दर्पण। तो हम इनको अंतर कैसे करेंगे। अब परावर्तक पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो समतल दर्पण क्या होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसको हम समतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है तो इसको हम बोलेंगे कि ये समतल दर्पण है। ठीक इसी तरीके से ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। सारी परिभाषाएं इसी तरीके से सुन के आपको लिख लेना है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम लिख देंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। चलिए, तो ये हो गया दर्पण। अब गोलीय दर्पण में फिर से दो प्रकार हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और फिर से यहाँ पर आपको पूछेगा कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, उत्तल दर्पण की परिभाषित कैसे करेंगे। तो अवतल दर्पण क्या होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण को हम क्या लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, वह गोलीय दर्पण। बाकी आपको अच्छे से लिखना चाहें तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। अब अंदर बाहर क्या है बताएंगे कि अंदर की तरफ कैसे होता है। अब ठीक इसमें एक क्या हो जाएगा कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है उसको हम बोलेंगे कि वो उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। तो ये पूरा हमारा हो गया दर्पण का प्रकार कि दर्पण क्या है। ऐसा अपारदर्शी वस्तु जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो और दूसरा पृष्ठ ढका हुआ हो उसको हम दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु है। ऐसा अपारदर्शी वस्तु जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो और दूसरा पृष्ठ ढका हुआ हो उसको हम दर्पण कहेंगे। दर्पण का दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। और इसको अगर हम बनाना चाहें तो गोलीय दर्पण ऐसा आएगा आकृति में। ए वाला जो सतह है, ए है इसका परावर्तक पृष्ठ जो बाएं तरफ से है। ए आपका परावर्तक पृष्ठ है और ए वाला जो सतह है इधर से ढका हुआ है, तो ए हो गया समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो गोलीय दर्पण क्या होगा, हमेशा इसका आकार गोल होगा, इसीलिए इसका नाम गोलीय दर्पण है। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। तो इसमें जो केंद्र की तरफ होगा उसको हम अंदर वाला भाग कहेंगे और जो केंद्र से बाहर की तरफ होगा वो बाहर वाला भाग कहेंगे। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा कि इस वाला ए वाला जो सतह है, इस वाले सतह को हम बोलेंगे कि अंदर की तरफ सतह है जो, और दर्पण का जो ए वाला सतह है इसको हम बोलेंगे कि बाहर की तरफ से सतह है। तो इसमें क्या है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, तो इसको हम बाहर से ढक देंगे, और जब बाहर से ढक देंगे तो अंदर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, ए वाला पृष्ठ परावर्तक हो गया। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। ठीक इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण को बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ए हो गया। तो ए वाला इधर कहीं सेंटर होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण ऐसे आएगा, तो इधर सेंटर होगा, तो ए आएगा आपका अंदर की तरफ, और ए वाला भाग जो है ए भाग हो जाएगा बाहर की तरफ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, तो ए वाला जो दर्पण है इसको हम अंदर से ढकेंगे ऐसे।
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, तो ए वाला जो पृष्ठ है, ए वाला पृष्ठ आपका बाहर की तरफ हो गया और ए हो गया उत्तल दर्पण। तो अब यहाँ पर दर्पण क्या है और दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और सभी प्रकार में क्या क्या अंतर है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु है जिसमें एक तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरी तरफ ढका होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अंतर क्या है कि समतल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, गोलीय दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। तो ये दर्पण क्या है और दर्पण के प्रकार क्या हैं। अब यहाँ पर हम गोलीय दर्पण को थोड़ा सा और अच्छे से अध्ययन करेंगे कि गोलीय दर्पण में होता क्या है। देखिए, दर्पण का निर्माण कैसे होता है, या फिर जब भी हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की तो उसमें और भी दो चीज़ें हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि ए जो है, कोई भी हम दर्पण मान लेते हैं, अगर ए है, इसको अगर हम बाहर से ढक देते हैं तो ये आपका अवतल दर्पण आ जाएगा। ये अवतल दर्पण आ गया, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो अब यहाँ पर आपको खोजना है कि गोलीय दर्पण का एक होता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये क्या हो जाएगा कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अर्थात जिस गोले से इस गोलीय दर्पण को बनाया गया है, अर्थात इसको अगर हम पूरा करेंगे तो एक गोला बनेगा ऐसे। इस तरीके से। तो ये गोलीय दर्पण इस गोले का भाग है। तो इस गोले की जो त्रिज्या, इस गोले की जो केंद्र आएगा, मान लिया कि यहाँ पर इसका सेंटर है, ये जो गोला पूरा हो रहा है, तो एक गोला जो पूरा हो रहा है उसका जो केंद्र होगा उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और कोई भी दर्पण है तो दर्पण के सबसे मध्य वाले बिंदु को, ये दर्पण है, दर्पण के सबसे मध्य वाले बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हम पोल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए पी से दिखाते हैं। हम वक्रता केंद्र को सेंटर बोलते हैं तो सी से दिखाएंगे इसको। और दर्पण में कोई भी दूरी मेजर करना हो, बाएं तरफ दाएं तरफ, तो हम ध्रुव से मेजर करते हैं। और ध्रुव से केंद्र तक को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से क्या क्या हम देखें कि दर्पण का जो सबसे मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। और दर्पण जो है, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो रेखा ध्रुव से होकर गुजरती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर एक और मेजर करना है आपको कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये बार बार आगे आपको जाके मिलेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव आपका P हो गया, वक्रता केंद्र आपका C हो गया, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम R से दिखाएंगे। ये हो गया। तब वक्रता त्रिज्या आपका R हो गया।
ए सी हो गया और ए पी हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये हो गया दर्पण के कुछ मुख्य भाग कि दर्पण के सबसे मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे, और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसको हम आर से दिखाएंगे। तो ये दोनों गोलीय दर्पण में होता है। ये हम अवतल में दिखा रहे हैं, उत्तल में भी हूबहू सेम यही होता है कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। अब हम देखेंगे फोकस, कि फोकस बिंदु क्या है और फोकस दूरी क्या है। सबसे पहले हम फोकस बिंदु की बात करते हैं कि फोकस बिंदु क्या है। अब देखिए कि कोई भी प्रकाश किरण जो है अनंत से आती है। जब बहुत दूर से प्रकाश किरण आती है तो हम उसको अनंत ही मान लेते हैं, जबकि अनंत को देखें तो एक सापेक्षिक दूरी की बात होती है। एक निरपेक्ष दूरी कभी अनंत नहीं हो सकता है। कोई भी दूरी है, जब हम उसको दूर बोल रहे हैं तो वो मेजरेबल है, उसको हम माप सकते हैं। लेकिन ये अनंत बिंदु की जो परिभाषा है, या फिर जो इसको हम कॉन्सेप्ट में लेकर आते हैं, इसका अर्थ है कि बहुत दूर से कोई प्रकाश किरण आती है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण बहुत दूर से आती है तो वो आपस में समांतर हो जाती है, और समांतर होने का अर्थ है कि वो सारी किरणें जो हैं वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हो जाती है, तो एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं आती और दूर भी नहीं जाती, तो एक किरणें समांतर हो गई। अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अब समांतर प्रकाश किरणें किसी भी दर्पण से जब टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु आता है जहाँ पर आकर के वो मिलती है, अर्थात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पर प्रकाश किरण इसके सतह से आकर टकराती है। ये है अवतल दर्पण, तो इसका ए वाला जो बिंदु है वो ध्रुव हो जाएगा। इसको हम पी से दिखाएंगे, बार बार ध्रुव नहीं लिखेंगे। और ये जो बिंदु है ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। यहाँ पर मान लीजिए कि इसका सेंटर है, और एक प्रकाश किरण हम ऐसे भी बना लेते हैं। तो ये 5 प्रकाश किरणें हैं जो अनंत से अनंत दूरी से आती हैं या फिर समांतर होकर आती हैं। इतना आप समझ लीजिए कि ये प्रकाश किरणें समांतर रूप से समांतर हो करके आ रही हैं एक दूसरे के, और यहाँ से आकर टकराती है दर्पण से। ये भी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर ही आ रहा है, एक प्रकाश किरण ऐसे है और एक प्रकाश किरण ऐसे है। अब पांचों किरण टकरा गए। अब पांचों किरण टकराने के बाद किधर जाएंगे, यहाँ पर आपको परावर्तन के नियम का उपयोग करना है कि 5 प्रकाश किरणें या कोई भी प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद किस दिशा में मुड़ेगा, किस दिशा में जाएगा, ये आपको तय करना होता है कि किस दिशा में टकराने के बाद आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 ही नियम है, आपको बताए थे कि ये अभिलंब कैसे खींचना है, किसी भी वस्तु पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए खींचना है, ये अभिलंब हो जाएगा। और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और आपको पहला नियम बराबर करना है, I बराबर R। दूसरा नियम अपने आप बराबर हो जाता है कि आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। आपको हर जगह पर यहाँ अभिलंब सबसे पहले खींचना है। तो ये तो समतल दर्पण होता था कि इस पर हम सीधे सीधे लंब खींचते थे, लेकिन कोई भी गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर P है और यहाँ पर आपका C है, तो गोलीय दर्पण में अभिलंब खींचने के लिए हमेशा सेंटर से अभिलंब खींचा जाता है कि यहाँ पर अगर A बिंदु है तो यहाँ पर अभिलंब आपका सेंटर से खींचा जाएगा। यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर अभिलंब खींचना है तो सेंटर से खींचा जाएगा। यहाँ पर खींचना है तो यहाँ से सेंटर पर खींचेंगे। तो गोलीय दर्पण में किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए आपको सेंटर से उस बिंदु को मिलाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर परावर्तन होगा, इस बिंदु पर आकर के टकरा रही है प्रकाश किरण, तो यहाँ पर इस बिंदु से मिलाएंगे तो अभिलंब बनेगा। ये जो किरण है ये हो गया आपका अभिलंब, और इसको हम जैसा बने, लेकिन आपको यही लेकर चलना है कि ये जो किरण है, ये जो रेखाखंड है, ये हमेशा यहाँ से खींचा गया है जो जाकर के सेंटर से मिलता है। ये हो गया आपका अभिलंब इस बिंदु पर।
ये अभिलंब है। इस बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे? इस बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए भी हम सेंटर से इसको मिला देंगे। इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो ये तो सेंटर से मिला ही हुआ है, तो मुख्य अक्ष भी एक अभिलंब का कार्य करता है कि ध्रुव बिंदु पर मुख्य अक्ष ही अभिलंब होता है। अगर हमको इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो इस बिंदु पर अभिलंब हम ऐसे खींचेंगे, ये बिंदु अभिलंब हो गया यहाँ पर। इस पर अभिलंब खींचना है तो यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे। गोलीय दर्पण में किसी भी बिंदु पर अभिलंब जो है वो हमेशा सेंटर से खींचा जाता है। गोलीय दर्पण में किसी भी बिंदु पर अभिलंब जो है वो हमेशा सेंटर से खींचा जाता है, ये हमेशा याद रखना है। समतल दर्पण में आप किसी भी तरीके से खींच सकते हैं कि समतल दर्पण हम ऐसे खींच दिए तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन गोलीय दर्पण में आपको हमेशा सेंटर से अभिलंब खींचना होगा। अब देखिए ए अभिलंब हो गया, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ए अभिलंब है और ए आपतित किरण है, इतना हमें यहाँ भी पता है कि ए अभिलंब है और ए वाला जो किरण है ए आपतित किरण है। अब परावर्तन के पश्चात किधर जाएगा ये हमेशा आपको याद रखना है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण। इस बिंदु पर हम देख रहे हैं अभी, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो अभिलंब है वो हमेशा बीच में आएगा। अभिलंब जो है वो हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आता है, किसी एक तरफ नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पर अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो यहाँ से ये बात तय हो गया कि ये अभिलंब है तो वो किरण जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आए, न कि इस तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अभिलंब बीच में आ ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि हम अगर दिखा देते हैं पहली बार में, हमको नहीं पता है किधर जाएगा, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि एक किरण टकराने के बाद इधर जाती है, तो फिर हमको I = R दिखाना है। जब I = R दिखाएंगे तो R मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं? अभिलंब से किरण तक की दूरी। ए परावर्तित किरण है और ए अभिलंब है, तो यहाँ पर I = R आपका किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए I = R होने के लिए आपको अभिलंब को हर एक स्थिति में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में होना आवश्यक है। तो इसलिए एक किरण जो है टकराने के बाद ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि टकराने के बाद ये नीचे की तरफ आएगी ऐसे, और ये जो कोण होगा वो R होगा, और ये जो किरण होगी ये परावर्तित किरण होगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये किरण टकराने के बाद किधर जाएगी। ए वाला जो नियम है ठीक पांचों बिंदु पर हम लगाएंगे कि यहाँ पर परावर्तन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, पांचों पर हम ये लगाएंगे, और पांचों पर परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ जाकर मिलेगी उसी बिंदु को हम फोकस बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए, इस बिंदु पर अभिलंब ए है, और जब अभिलंब ए है तो ए आपतित किरण है और ए आपका हो गया आपतन कोण। ए वाली किरण जो है ए आपतित किरण है, ए किरण आपतित किरण है, तो यहाँ पर हो गया आपका आपतन कोण I। तो ठीक इसी तरीके से फिर यहाँ पर हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नहीं आएगा ऐसी स्थिति में। इसलिए यहाँ पर आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर लाने के लिए एक किरण भी नीचे की तरफ आएगी, ऐसे आएगी। आपको आकृति में जैसा भी दिखे, लेकिन आपको मानना वही है कि आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर आता है। एक किरण ऐसे आएगी, और ए वाला जो कोण हो जाएगा वो आपका कोण R हो जाएगा, और यहाँ पर आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब इस बिंदु पर देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इस बिंदु पर क्या हो रहा है। बिंदु P पर यहाँ पर जब टकराती है प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ पर टकराती है, और यहाँ पर जो अभिलंब है, अभिलंब हमेशा सेंटर से खींचते हैं, तो सेंटर से खींचेंगे तो अभिलंब भी ऐसे ही है और प्रकाश किरण भी ऐसे ही है, अर्थात यहाँ पर अभिलंब भी इसी डायरेक्शन में है और प्रकाश किरण भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर आपतन कोण कितना आ जाएगा? 0। और जब आपतन कोण 0 आ जाएगा तो परावर्तन कोण भी कितना आना चाहिए? 0। परावर्तन के पहले नियम के अनुसार यदि आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 आना चाहिए, अर्थात फिर से अभिलंब और परावर्तित किरण जो है वो एक ही रेखा पर स्थित होगी। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर I 0 है तो R भी 0 आना चाहिए, और जब R 0 आएगा तो ये जिस दिशा से गई है एक किरण ठीक उसी दिशा से वापस लौट जाएगी, एक किरण ऐसे वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इस बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ पर अभिलंब A है, यहाँ पर कोण I बनेगा,
और यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, जैसे हम दोनों ऊपर वाले में नीचे कर दिए, यहाँ पर अभिलंब ऐसा है, अभिलंब को बीच में आना चाहिए, इसलिए एक किरण नीचे ना आकर के एक किरण ऊपर की तरफ जाएगी और ऐसे आएगी। ऐसे किरण आएगी परावर्तन के पश्चात, और एक किरण ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर आई, यहाँ पर ऐसे आर, और ए अभिलंब है आपका, और ये किरण परावर्तन के पश्चात ऐसे आ जाएगी। तो इस बिंदु पर परावर्तन के बाद सभी बिंदु मिलते हैं और इसी बिंदु को हम बोलेंगे फोकस। तो फोकस का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी दर्पण पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। समांतर प्रकाश किरणें या समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि परावर्तन के पश्चात, और इसी में परावर्तन का नियम भी है कि हम हर जगह परावर्तन के नियम की बात किए हैं कि हर एक बिंदु पर प्रकाश किरण टकराएगी तो टकराने के बाद किधर जाएगी और कितने कोण बनाते हुए जाएगी, ये आपको हर जगह निर्णय करना पड़ेगा। हर एक दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, आपको उत्तल दर्पण में भी यही करना है। तो वह समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोनों का परिभाषा यही है। तो फोकस को हम क्या लिखेंगे? समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम फोकस कहते हैं। फोकस क्या हो जाएगा कि समांतर आने वाले प्रकाश किरणें या समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना पड़ेगा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आपको लग रहा है कि मिल रही है लेकिन मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यही हो गया, उसे फोकस बिंदु कहेंगे या फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसा ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ए हो गया यहाँ पर फोकस, यहाँ पर ध्रुव, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा वो फोकस दूरी होगा। उसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप स्वयं से लिख लेंगे। तो ए हो गया अवतल दर्पण का फोकस। अब यही चीज़ हम दिखाएंगे उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण आपका ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगा कि परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की तरफ होगा, तो इसको हम इधर से ढकेंगे अंदर की तरफ से। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर जो बिंदु है वो ध्रुव है, पी से दिखाएंगे। और यहाँ पर सेंटर इसका क्या होगा? यहाँ पर सेंटर होगा, क्योंकि ये इस तरफ गोल बना रहा है, और यहाँ पर सेंटर होगा। अब यहाँ पर मान लिया कि 3 प्रकाश किरणें हम लेते हैं यहाँ से, एक और तीनों समांतर हैं, अनंत से आ रही हैं। तो ये तीनों प्रकाश किरणें आती हैं, तब यहाँ पर हमको 3 बिंदु मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये तीनों बिंदु पर परावर्तन होगा, और परावर्तन का एक ही नियम लगाना है आपको, I = R। अब I = R करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अभिलंब खींचिए। तो गोलीय दर्पण में अभिलंब कैसे खींचते हैं? सेंटर से। तो सेंटर से खींचेंगे इस पर अभिलंब, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसे आ गया। यहाँ पर अगर हम सेंटर से अभिलंब खींचते हैं तो ये ऐसा आएगा, ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो ए वाला जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। यहाँ जो ए कोण बनेगा वो आपतन कोण है, और यहाँ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब ठीक ऐसे ही आएगा, इसलिए यहाँ पर जो आपतन कोण है वो 0 आएगा। यहाँ पर परावर्तन कोण भी कितना आना चाहिए? 0। इसलिए ये किरण जिस डायरेक्शन से गई है उसी डायरेक्शन में वापस चली आएगी, ये किरण ऐसे आ जाएगी।
क्योंकि आपतन कोण भी 0 है और परावर्तन कोण भी 0 है। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखना है कि क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अभिलंब हमेशा बीच में आना चाहिए, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर एक ही स्थिति में होता है जब अभिलंब आपका दोनों किरण के बीच में आए। तो यहाँ अभिलंब है, और अगर मान लीजिए कि हमको नहीं पता, अगर हम गलती से भी ऐसे अगर आपतित किरण को बनाते हैं नीचे, जैसा कि अवतल दर्पण बनाए थे, तो अवतल दर्पण में सेंटर इधर था, बस दोनों में यही अंतर है। तो ए वाला कोण आपका यहाँ से यहाँ तक आर आ जाएगा, जो आई से बहुत बड़ा आएगा। इसलिए किसी भी स्थिति में टकराने के बाद ए किरण जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा आर। ठीक है, यहाँ पर एक किरण जो है वो टकराने के बाद नीचे आएगी इस तरीके से, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा परावर्तन कोण। अब यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए एक किरण इधर जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, और एक किरण ऐसे जा रही है। तो तीनों किरण जो है परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक किरण इधर जाएगी, ए इधर और ए इधर, ये तीनों किरण कभी आपस में मिल नहीं सकती है। इसलिए जब मिलेगी नहीं, ऐसी स्थिति जब होती है कि तीनों किरणें आपस में नहीं मिलते हैं, तो हम किरणों को दर्पण के पीछे टूटी हुई रेखाओं से बढ़ाते हैं। आपको ये जो है अभिलंब है, ये टूटी हुई रेखा को आपको कुछ और नहीं समझना है। तो ये जो रेखा है, ये जो किरण है, जो परावर्तित किरण है, उसको हम दर्पण के पीछे टूटी हुई रेखा से बढ़ाते हैं। ये ऐसे बढ़ाएंगे, और ये जो रेखा आएगी यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे ए, तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसको हम बोलेंगे फोकस। तो इसमें फोकस की परिभाषा क्या आ जाएगी कि समांतर आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका अर्थ क्या है कि आपको लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ से आ रही है, ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में ये दोनों परावर्तन के बाद इन लोगों का डायरेक्शन ऐसा हुआ है। वास्तव में ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें हैं इधर से, इसलिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। हम प्रतिबिंब की बात आगे करेंगे। तो फोकस का परिभाषा क्या होगा कि वह बिंदु या फिर समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात समांतर प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी क्या होगा कि ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब दर्पण में, केवल गोलीय दर्पण में एक संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और गोलीय और फोकस दूरी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं एवं वक्रता त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। अब देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल पर जो ये मध्य बिंदु है उसको हम P से दिखाते हैं, लिखते हैं ये ध्रुव है। ये जो बड़ा सा अक्ष है इसको हम मुख्य अक्ष लिखते हैं, ये इंग्लिश में आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जो एक बिंदु आएगा C, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और जो किरण, जो समांतर प्रकाश किरणें आने वाली जो होंगी वो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको हम F लिखेंगे और इसको बोलेंगे फोकस। तो अब फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से जो ध्रुव तक की दूरी होगी उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब दोनों में एक संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो हमेशा फोकस दूरी का 2 गुना होता है। वक्रता त्रिज्या जो है हमेशा 2 गुना फोकस दूरी होता है। ये फार्मूला को याद रखना है, और इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूला आएंगे। R=2F या F=R/2, इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकता है, इसलिए R=2F और F=R/2 ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ये याद रखना है कि ये सिर्फ गोलीय दर्पण के लिए है, समतल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होता। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये हो गया गोलीय दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या। इसमें अगर हम समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण ऐसा होगा। समतल दर्पण, समतल दर्पण में फोकस क्या होता है और समतल दर्पण में आपका त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ए है आपका समतल दर्पण। तो वक्रता त्रिज्या का कॉन्सेप्ट तभी आता है
जब वो एक गोलीय दर्पण हो, अर्थात कहीं ना कहीं इसका आकार जो है वो थोड़ा सा कर्व होना चाहिए ताकि ये एक गोला बनाए, चाहे जितना भी बड़ा गोला बनाए। लेकिन जब समतल दर्पण की बात होती है तो हम ये मानते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत लंबाई की है, इसलिए इसका जो आकार है वो बिल्कुल समतल हो गया है। ये भी एक गोला है लेकिन उसकी त्रिज्या अनंत की है। अगर हम मान लेते हैं कि समतल दर्पण जो है वो एक गोलीय दर्पण होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत आती है। लेकिन इसका जो मध्य बिंदु है उसको हम P से दिखाएंगे। इसका जो A अक्ष है वो मुख्य अक्ष आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी भी अनंत पर होती है। जैसे समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ये है समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, और समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जब परावर्तन होगा तो सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। और ये समतल दर्पण है तो अभिलंब ऐसे ही खींचेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री बना ही रहा है। इस पर भी अभिलंब ऐसे होगा ये 90 डिग्री, और इस पर भी अभिलंब ऐसे होगा ये 90 डिग्री बनाते हुए, तो तीनों पर अभिलंब खींच दिए। और यहाँ पर I = 0 तो R = 0, I = 0 तो R = 0। तीनों स्थिति में एक ही कंडीशन है, इसलिए सारी प्रकाश किरणें जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती हैं। इसलिए इसका फोकस बिंदु जो है वो भी अनंत पर होता है, फोकस बिंदु भी अनंत पर होता है, क्योंकि समांतर आने वाले प्रकाश किरणें अनंत पर ही जाकर मिलती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये समांतर आने वाले प्रकाश किसी बिंदु पर जाकर के मिलती होगी। इसलिए समतल दर्पण के केस में वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की सिर्फ बात हो रही है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी दोनों अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी दोनों अनंत होती है। और ये याद रखना है कि समतल दर्पण की बात हो रही है, दोनों अनंत होती है। आपको ऐसा दिखा देना है कि ये फिगर दिखा देंगे तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये अनंत पर जाकर मिलती हुई दिखाई देती है, तो फोकस बिंदु जो है वो अनंत पर आ जाएगा। तो फिर से ध्रुव से लेकर के अनंत तक की दूरी को हम अनंत दूरी कहते हैं। तो आपका वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा और फोकस दूरी भी अनंत होगा। ऐसी स्थिति में समतल दर्पण, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, जैसे कि R = 2 का फॉर्मूला है तो सिर्फ गोलीय दर्पण में आएगा। अब इतना सारा कुछ चर्चा करने के बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रकाश का जो प्रतिबिंब है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो प्रकाश के प्रतिबिंब से हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे, क्या समझ में नहीं आया हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।